कभी कुछ हो गया। तो आपका है ना ये रिवील मेरी हाँ सर ये देखिए सर मेरा इस आधार पे है सर कि एज पर सीनियर सिटीजन एक्ट सिविल सूट इज बार है एज पर सीनियर सिटीजन एक्ट सिविल सूट इज बार। अच्छा, ये दावा है काय के बारे में? ये दावा इन्होंने इस बात का लगाया कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, हाँ हाँ इसके ये मालिक हैं, हाँ, ठीक है ना, घोषित किया जाए, इसकी डिक्लेरेशन ये चाहिए। अब इसके लिए काइंडली सीधा सेल डीड A4 नहीं सेल डीड बाद सब सेल डीड तो मैं पहले सेल डीड ही बताऊंगा ना कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अरे नहीं तो इनका ये कहना है ये प्रॉपर्टी मेरे स्वामित्व की है और ये घोषित किया जाए। हाँ ठीक पूछते हुए और ये इस बात पर है। नहीं, और सेल डीड कौन सी आ गई A4 है सब, है? A4 नहीं किसने किसके फेवर में किया वो सेल डीड? साहब ये वो सेल डीड मेरे फेवर में है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी। कौन है आप? राधा अग्रवाल? राधा अग्रवाल, हाँ हाँ, मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी। ये कौन है आपकी? ये पंकज मेरा बेटा है, है? पंकज अग्रवाल मेरा बेटा है। ठीक ये मुझे परेशान कर रहा था, क्रिमिनल केस चल रहा है, इवन 354 का केस तक लगा हुआ है मेरे खिलाफ, जी क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ ने लगाया। हम्म, ये देखो मैंने सीनियर सिटीजन एक्ट की एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन मेरी ये कहते हुए खारिज करी कि प्रॉपर्टी एंसेस्टर, प्रॉपर्टी एंसेस्टर। ये किसने कह दिया? ये एसडीएम ने, हाँ एसडीएम, ये वो ऑर्डर है A5 पेज नंबर 33 से 34 पर आ रहा है, लास्ट में पैरा में आ रहा है। ये पंकज अग्रवाल सुषमा अग्रवाल इसकी पत्नी है। पंकज अग्रवाल की भाई, ये मुझे इतना हरेस कर रहा था, कम से कम 3 से 4 क्रिमिनल केस में फेस कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से किया गया आवेदन द्वारा प्रस्तुत कराया गया तथा प्रकरण तथा उल्लेख किया गया प्रशासन संपत्ति हाँ कुछ नहीं है, संपत्ति जबकि ये फाइंडिंग देने का उनको अधिकार नहीं था। अब काइंडली सीधा सीनियर सिटीजन है। नहीं ये उन्होंने फाइंडिंग नहीं दी, उन्होंने कहा प्रकरण का हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अनावेदक गण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। हाँ तो और इसका होता है कि कि प्रश्नाधीन संपत्ति अनावेदक गण की पुश्तैनी है। अनावेदक गण की कैसे हो जाएगी सर? सेल डीड तो मेरे फेवर में, पहली चीज तो ये सेल डीड A4 मेरे फेवर में, अनावेदक गण की कैसे पुश्तैनी हो जाएगी? सेकेंडली फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट ये मान लें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फॉर दिस पर्पस काइंडली सी द सीनियर सिटीजन एक्ट। कौन सा सीनियर सिटीजन एक्ट? लॉर्डशिप क्या है वो एक्ट? सीनियर सिटीजन एक्ट में डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की, दैट इज 2F, उसमें एंसेस्ट्रल भी इंक्लूड की गई है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आई है उसमें 2F में प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ इनकम वेदर मूवेबल और इमूवेबल Ancestral. तो ये अगर इनका फाइंडिंग है कि एंसेस्ट्रल है तब भी सीनियर सिटीजन एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो वो कहाँ कह रहा है कि एक्ट तो दावा नहीं ला पाएगा? सर सिविल कोर्ट में वही आ रहा था, जहां तक है प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो सिविल ये सीनियर सिटीजन एक्ट एप्लीकेबल। नाउ काइंडली सी सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। सिविल कोर्ट का जुरिक्शन बार है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंस, ये है ना धारा 23 एक मिनट 27 सॉरी सर, सेक्शन 27। किताब दे रहे नहीं तो नहीं तो इसमें तो वो कहा गया है, जो एक्ट में कार्रवाई करेगा, जैसे मान लो कोर्ट ने दावा कर दिया कि पैसा देगा लड़का माँ बाप अब ये दावा उसके बाद सब्सिक्वेंट फाइल हो जाए, सब्सिक्वेंट फाइल हुआ, समझ गया समझ है ना। मेरी प्रोसीडिंग्स मेरी उन्होंने ये कहते हुए कि एंसेस्ट्रल है, उसकी रिट पिटीशन मेरी आज पेंडिंग है, ये कहते हुए कि फाइंडिंग गलत है क्योंकि एज पर द डेफिनेशन प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल इंक्लूड है। ठीक है, सो माय सबमिशन था कि सिविल सूट मेंटेनेबल ही नहीं है एज पर द सेक्शन। धारा 27 ऐसी बात कहाँ कह रहा है? सर यही तो बात आ रही है सर,
भाई वो जो कह रहा कि जो मैटर वो डिसाइड सर, इसको एक- करेंगे कलेक्टर, जो रेवेन्यू अथॉरिटी डिसाइड करेगी, है ना, उसके बारे में कोई सिविल जुडिक्शन नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि माँ बाप को परेशान करते हैं तो पैसा दे वोट दिला इसको देगी, decide दिला किया। देगी। ये संपत्ति इन्होंने बेच दी इसी को अपनी बेंच ने डिसाइड किया सर, ये संपत्ति इन्होंने बेच दी। नहीं बेची साहब, ये रह रहा है अभी भी। सेल डीड नहीं करी। नहीं ये रह रहा है। सर, नहीं ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं, करा कि सेल डीड जिस करी। पार्ट में ये रह रहे हैं वो संपत्ति मैंने नहीं बेची है। ये इसको स्टेटमेंट बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें, जिस पार्ट में ये रहना है वो संपत्ति मैंने नहीं बेची है। आप मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस लगा रहे हैं, अरे, इतना इतना- मैं क्या करूंगी साहब? और एक- चलता खतरा है। 482 क्या? कितना केस लगाना? 482 करोगे, सिविल नहीं। डिवीजन नहीं करोगे। आप सिविल सूट आपने किया, मैंने नहीं किया। सिविल सूट आपका है। इसमें पैरा 23 इसमें भी यही था कि वो इस बारे केस में नंदिता देवी मैडम ने डिसाइड हाँ। किया। इस केस के अनुसार तो ये हुआ कि साहब उन्होंने कहा अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो फिर वो किसी को अलाउ नहीं करेगा ना। इन दिस समय रेस्पोंडेंट नंबर 1 who is cannot be compelled to allow the petitioners to stay in his property. यही है केस था। मैंने जो लगाया सीनियर सिटीजन एक्ट में, मैं क्योंकि मेरा बेटा था, मेरी परमिशन से रह रहा था, मैंने बाद में लगा क्योंकि मेरे को परेशान कर रहा था, कोविड पीरियड में परेशान किया, इसलिए मेरी एप्लीकेशन थी कि उसको बेदखल किया जाए। वो एप्लीकेशन मेरी ये कहते हुए खारिज कर दी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब इसमें भी पैरा 20 में यही आया है कि वो सिविल सूट एविक्शन का फाइल करने वाले थे, तो उन्होंने कहा जुरिक्शन ही नहीं है। पैरा 20 देखेंगे, पैरा 20 ऑफ द जजमेंट, नंदिता देवी मैडम वाला नंदिता तो मैम, कि उनका ये कहना था कि हमको एविक्शन का मैटर लगाना चाहिए था। a condition of which the respondent ought to have filed his civil suit. Also hold no merits, as section 3 of the 2000 Act provide the provision of this act have an overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in therein any enactment other than this act or any instrument having a effect of virtue of any enactment other than this act. उसके बाद आया सेक्शन 27 को कंसीडर किया। सेक्शन 27 further bar the jurisdiction of the civil court in respect of any matter to which provisions of this act applies. It provides further no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done intended to be done by or under this act. इसमें आ रहा हूँ anything which is done. मेरी एप्लीकेशन थी, दो डिसमिस, उसकी रिट पिटीशन पेंडिंग है, and intended to be done, my petition is pending. तो ये आ रहा सेक्शन सिविल, सेक्शन 27 स्पेसिफिकली बात सिविल कोर्ट टू एंटरटेन द क्लाइंट। तो फिर क्या आंसर ये हुआ, अगर मान लो माँ ने वहां दावा कर दिया उसके एक्ट के तहत, तो लड़का या लड़की अपने सत्य के लिए दावा नहीं ला पाई कहीं भी। ये एक्ट तो यही कहता है सर, कहाँ कह रहा मैं एक्ट तो यही कह रहा है सर, कह रहा तो यही कह रहा है, ये भी यही कहते हुए इसमें भी इलेक्शन का ऑर्डर पास हुआ था। तो एसडीओ डिक्लेरेटरी राइट कर ले। आप एविक्शन का दावा ले आओ ना, तो तब देखी जाएगी बात। नहीं सर, ये तो इन्होंने भाई या फिर आप इलेक्शन का दावा लाने ही होगा तो आपका दावा खारिज हो गया वहां से आवेदन। नहीं, मेरा दावा कोई था ही नहीं नीचे, सिविल कोर्ट में कोई दावा ही नहीं था। अरे आपका दावा नहीं, वहां पर तो आप ही गए थे ना, राधा रानी गई थी ना वहां पर। वहाँ मेरा था, उसकी पिटीशन पेंडिंग है मेरी, इस ऑर्डर के खिलाफ, एसडीएम के ऑर्डर के अगेंस्ट हाँ, पिटीशन पेंडिंग है। कहाँ पर उसकी कहाँ अपील होगी इसमें? एसडीएम के आदेश के खिलाफ कलेक्टर के बाद फिर हाईकोर्ट में पिटीशन आएगी, अच्छा, तो पिटीशन है। तो फिर कलेक्टर के यहाँ से अभी यहाँ बाहर गए? मैं डायरेक्ट सीधे आ गया, एसडीएम के बाद सीधे में आ गया हाईकोर्ट। अच्छा, कलेक्टर क्या नहीं गए? कलेक्टर के लिए चले वकील साहब बताएं। सर, ये सिविल सूट जो मैंने फाइल किया था उसमें इन्होंने 7/11 लगाई, और वो 7/11 पे बहस नहीं करी, इन्होंने एसडीओ के ऑर्डर की बहस करी। एसडीओ ने इनकी एप्लीकेशन मेंटेन, मेरा सिविल सूट जो इस प्रॉपर्टी के डिक्लेरेटरी राइट के संबंध में है, मेरे शेयर के संबंध में है, उस सूट पर कौन सा प्रोविजन बार करता है जिसके तहत जो है मैं अपने प्रॉपर्टी राइट हासिल नहीं करूंगा। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी यदि वहां पर वो ओल्ड पर्सन एक्ट के तहत, तो सिर्फ जो है एसडीओ डिसाइड करेगा कि क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, या इसमें इस बच्चों का कोई अधिकार है कि नहीं, या इनकी मदर को ये संपत्ति वसीयत से यदि प्राप्त हुई हो तो वसीयत प्रॉपर है कि नहीं, इनका ये कहना है। परंतु उस पूरे एक्ट की स्कीम में न तो उस अथॉरिटी को प्रॉपर्टी के
टाइटल के राइट डिक्लेरेशन का अधिकार है, उसको सिर्फ दो अधिकार हैं सर। एक तो वो मेंटेनेंस को डिसाइड कर सकती है, दूसरी वो ये कह सकती है कि यदि प्रॉपर्टी उसकी है, ओल्ड एज पर्सन की है, तो देन व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू दैट ओल्ड एज पर्सन। बट इन रिलेशन टू द थर्ड पार्टीज डिक्लेरेशन, the matter has to go to civil court. Well, it cannot by any stretch of imagination civil court's jurisdiction can be taken away in relation to title risk. It has never been and it cannot be. If my learned friend's argument is accepted, तो उस प्रत्येक केस में जिसमें बुजुर्ग की उम्र 60 साल हो गई है और बच्चे उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहे हैं कि although this property has mutated in the name of my ancestor, और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी 4 पुश्तों से चली आ रही थी, तो हमारा बाई बर्थ राइट है, ये सारे एडजुडिकेशन को सब डिविजनल ऑफिसर कर, वो ये बताएगा कि को पास में भी है कि नहीं, वो बताएगा कि हिंदू लॉ का कौन सा ब्रांच एप्लीकेबल है, कौन सा स्कूल एप्लीकेबल। दिस इज व्हाट हिज आर्गुमेंट आर, एंड आई स्टिल इनवाइट हिम that kindly have a look to my plaintiff's relief and which part of that plaintiff's relief is falling under the barring category of the act. And therefore जैसे मैं ये दावा नहीं ला सकता कि मेरे बुजुर्गवार मेरे से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करें अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट की एक पैरामीटर है कि बुजुर्ग को एक अधिकार है कि अपने बच्चों से क्लेम कर लेगा, बुजुर्ग को अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी पे रह रहे तो उनको फोर्सिबली इविक्ट नहीं करेगा, बुजुर्ग की प्रॉपर्टी है तो उसमें जबरदस्ती घुस के नहीं रहेगा, परंतु टाइटल तो है ही नहीं ना, कहीं पे भी नहीं है। एसडीओ डिक्लेयर करेगा कि बुजुर्ग की ये घोषित किया जाता है कि ये संपत्ति इस बुजुर्ग 60 साल से ओवर रहेगी, दिस इज नोवेयर प्रोवाइडेड अंडर एक्ट। ये इस 7/11 पे नहीं आर्ग्यू कर रहे जो इस दावे में लगाई है, ये उस एसडीओ के ऑर्डर की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रिट पिटीशन में इनके बता उसके आधार पर 7/11 लाए ना कि हाँ, और वो रिजेक्ट हो गया। उसके जिस चीज के आधार पर 7/11 लाए कि एसडीओ के यहाँ है वो रिजेक्टेड है, अच्छा उसके वो अलाउ भी होता, वो रिजेक्टेड या अलाउ से जुरिस्डिक्शन पे नहीं फर्क पड़ना था, परंतु मान के चलिए वो अलाउ होता और उस अलाउिंग में कोर्ट ये कहता है कि इन बुजुर्गवार को इस संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाए, या बच्चे के लिए ये आदेश कर देता कि तुम इस संपत्ति में जबरदस्ती मत घुसो, या ये आदेश कर देता कि इनको इतनी मेंटेनेंस भी दो, तो इससे उस बच्चे के डिक्लेरेटरी राइट पर, टाइटल के डिक्लेरेटरी राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वो बच्चा ये कहते हुआ आ रहा है कि ये वाली संपत्ति जो मेरे पिता ने खरीदी थी, इसका हमारा एक पारिवारिक बंटवारा हुआ था जो ओरल था, जिसकी याददाश्त तहरीर रखी गई, इसके आधार पर मेरी मदर को ये दिया गया था और मुझे ये दिया गया था, तो एसडीओ डिसाइड करेगा या उसका एडजुडिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ एक स्ट्रीम में थोड़ी ना आती है, प्रॉपर्टी के आने की 1000 स्ट्रीम हो सकती है सर, वसीयत भी हो सकती है, गिफ्ट भी हो सकती है, फैमिली पार्टीशन भी हो सकता है, सेटलमेंट भी हो सकता है, इनहेरिटेंस होती है, सक्सेशन हो सकता है, सर्वाइवरशिप हो सकती है। केवल एक निवेदन है, बार-बार आपका एक ये कहना है कि प्रश्न नहीं, ये पूरी तरह सीरीज देखिए, इसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी देर के लिए मांग लिया जाए कि एंसेस्ट्रल है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई, नहीं इसको निकालने के ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया था, अगर सीनियर सिटीजन एक्ट में ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दिया गया था तो व्हाट मिस्टर संजय सिंह वो सब कुछ ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात, तो जैसे नंदिता जो मैम का उसने भी इविक्शन का ऑर्डर, उस इविक्शन के ऑर्डर को कंफर्म किया गया, आपका भी कहना था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को नहीं माना, बोला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है लेकिन क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसलिए नहीं देखा। चलो दूसरे एमपी का बात है, दूसरा चांदल साहब का है सर, ये कोर्ट फीस के बारे में सिविल रिवीजन है, जिसकी मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन में है कि सिविल रिवीजन इन रिलेशन टू पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, एमपी है एक सिविल रिवीजन दिया, अच्छा वो अच्छा तो फिर वो नहीं बहस करनी है, नंबर सही किसकी तरफ किसकी तरफ आप कौन हो, ये राधा अग्रवाल की तरफ से या नहीं नहीं, ये जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मैंने सेल आउट करी है उनको भी इन्होंने पार्टी बनाया, मैंने पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, तो ये सब्सिक्वेंट परचेज है।
तो इन्होंने उसको विक्रय पत्र को चैलेंज किया है। हाँ तो जो 1/2 भाग की है। 1/2 से ज्यादा कुछ जितना में वो केवल वो पंकज अग्रवाल रह रहा है केवल उसको उसको एलईडी चैलेंज नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है, पूरा महाभारत है, हमें पता है। क्लेंट का जो रिलीफ क्लॉज देखा था उसके बाद में क्लेंट के गवर्नमेंट बता वादी कहते हैं प्रतिवादी करना एक द्वारा तो इसमें किया गया पंजीकृत बैनामा निरस्त किया जाए। ठीक है, हाँ, निरस्त किया जावे, मेरी सैलरी कैंसिलेशन मांगी है। वादी के हित में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण न तो स्वयं न ही किसी अन्य के द्वारा वादी के कब्जे में प्रवेश करेंगे, न ही किसी अन्य को प्रवेश कराएंगे। ठीक है, स्थायी इसके बाद श्रीमान वादी के हित में घोषणा की जावे कि विवादित मकान आ से ABCD से का व्यवस्था पत्र उपरोक्त संपत्ति स्वामी है। इसके बाद विकल्प में देखें साहब जरा, वादी के हित में घोषणा की जावे कि दावे के साथ विवादित मकान प्रस्तुत नक्शा मार्क आ से अंकित है, इसके CDH से अंकित भाग 1/3 का मूल स्वामी वादी के पिता होने से, मतलब इसमें भी डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि वादी का पिता इसके 1/3 का मालिक था। वादी उपरोक्त संपत्ति का स्वत्वाधिकार स्वामित्व का मालिक है एवं साथ ही वादी के पिता द्वारा खरीदा गया प्रतिवादी के लिए महाराणा प्रताप नगर का फ्लैट क्रमांक 503 उसकी पत्नी के नाम से खरीदी गई। जगदम्बा कॉम्प्लेक्स बालाबाई का बाजार की 2 दुकानें वादी के पिता के पैसे से खरीदा गया 500 ग्राम सोना जो प्रतिवादी क्रमांक 2 के पास है। इसके अतिरिक्त जो सोना करीबन 500 ग्राम प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास है जो वादी के पिता ने खरीदा एवं वादी के पिता की मृत्यु के समय वादी के पिता के अकाउंट FD की रकम 1/3 हिस्सा उसे प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा और भी सर फिर रिलीफ यह घोषित किया जावे कि विवादित संपत्ति भवन क्रमांक इतने इतने माजी पार्क ग्वालियर वादी के पिता द्वारा स्वअर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति है, इसलिए उक्त संपत्ति पारिवारिक व्यवस्था दिनांकित इतने के तहत वादी के पिता को 1/3 भाग प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। फिर एक रिलीफ और जुड़ी है, यह घोषित किया जावे कि विवादित संपत्ति भवन क्रमांक 711/37 वर्तमान भवन क्रमांक इतने इतने महाजी पार्क रोशनीगढ़ इतने इतने में 1/3 हिस्से में वादी के संलग्न मानचित्र में दर्शित अतिरिक्त वादी के पिता के 1/3 भाग में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। फिर इन्होंने एक रिलीफ जोड़ी है, घोषित किया जावे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी के पिता के 1/3 हिस्से का उनके विधिक वारिसानों के बंटवारा कराए बगैर प्रतिवादी क्रमांक 3 के नाम संपादित विक्रय पत्र दिनांकित 3/12/21 पंजीयन के वादी के हक व उसके मुकाबले शून्य निष्प्रभाव। ये तो रिलीफ है। अब जरा प्लेट के गवर्नमेंट की उनको बता दें और कोर्ट ने क्या कह के मेरी 711 की एप्लीकेशन रिजेक्ट की मैं शिवान को। अब इसका प्लेट का पैरा नंबर 1 देख, आपत्ति केवल वैल्यूएशन के आधार पर ली इसमें। मेरी कोर्ट फीस के लिए, बाकी तो बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। पैरा नंबर 14, वादी के पिता की सरकारी नौकरी होने से एवं बच्चों को पढ़ाने से आय के स्रोत बढ़ गए जिस कारण से वादी के पिता के द्वारा अपनी स्व अर्जित आय से सर्वप्रथम 28/6/80 को प्रथम संपत्ति सरकारी कर्मचारी होने से अपनी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से चेतक गृह निर्माण सहकारी संस्था से एक प्लॉट क्रमांक इतने इतने वर्ग मीटर इतने रुपए में खरीदा जिसके मूल स्वामी वादी के पिता गोपी शरण अग्रवाल। ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भले ही नंबर 1 डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम है, नंबर 1 ने खरीदी है, लेकिन खरीदी हमारे पिता ने, ये डिक्लेयर किया जाए। स्वामी गोपी शरण अग्रवाल थे किंतु सरकारी कर्मचारी होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से करवाया। इसके बाद श्रीमान पैरा नंबर 17 देखिए, वादी के पिता के द्वारा तीसरी संपत्ति वादी के पिता द्वारा अपनी स्व अर्जित आय से 20/9/21 को तीसरी संपत्ति सरकारी कर्मचारी होने से पत्नी अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से महाजी पार्क अचलेश्वर मंदिर रोड रोशनी रोड में एक भवन तात्कालिक क्रमांक इतने इतने नंबर इतने इतने था जो विवादित संपत्ति है के
से उल्लेखित किया है। मैंने ये संपत्ति भी कह रहा है कि वादी रजिस्ट्री डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम से है, पर ये खरीदी हमारे पिताजी ने। इसके बाद आप पैरा नंबर 18 देखें। वादी के पिता द्वारा अपनी स्वर्ण अर्जित आय से क्रय की गई प्रथम एवं द्वितीय संपत्ति चेतकपुरी एवं देवास की संपत्ति क्रमशः 24/2 इतने इतने 1,80,000 1,70,000 विक्रय कर दी और वादी के पिता द्वारा उपरोक्त कुल राशि 3,50,000 रुपए की संपत्ति विक्रय करने के पश्चात सोने के जेवर खरीदे गए, जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के कब्जे में, जो आज दिनांक तक वादी को नहीं दी, जिसमें मैंने रिलीफ पढ़ के बताई थी, उन्होंने पाने के रिलीफ मांगी है। पैरा 19 में कहते हैं कि वादी के पिता के द्वारा जन्म से ही कभी भी वादी को स्नेह और प्रेम वादी के माता पिता के द्वारा नहीं किया गया। वादी हमेशा से दादी के पास रहा। अब फिर पैरा नंबर 28 और देखें जो जोड़ा इन्होंने, कि जो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट नंबर 1 ने खरीदी है, ये उसका डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं कि नहीं साहब ये डिफेंडेंट नंबर 1 ने नहीं खरीदी, ये तो हमारे पिताजी ने खरीदी थी। ठीक, अब डिफेंडेंट नंबर 1 ने वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी सेल डीड मुझे कर दी। उस सेल डीड को शून्य घोषित कराने की प्रेयर इन्होंने इसने पैरा नंबर 28 देखे। उल्लेखनीय एक विवादित भवन क्रमांक 770/57 स्थित महाजी पार्क रोशनीगर रोड वादी के पिता द्वारा अपनी स्वयं की आय से प्रतिवादी क्रमांक के नाम से क्रय किया। व्यवस्था पत्र में पिता को कभी उपरोक्त संपत्ति का भाग दिया, क्योंकि वादी के पिता की मृत्यु इतने इतने को हो गई, इसलिए विवादित भवन में इतने हिस्सा है जिसे प्रतिवादी क्रमांक 3 से आपस में षड्यंत्र कर विक्रय पत्र दिनांक 9/12/21 पंजीयन संपादित कर दिया, जो वादी के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। जोड़ा गया ना, वो इसमें है नहीं, जी इसमें है नहीं वो पैरा 28 आज जो आप करो 28 है ना, जोड़ा गया वो इसमें है नहीं, जो आपने कॉपी में नहीं है इसमें। एक मिनट एक मिनट, हो सकता है श्रीमान कह रहे तो वो क्या ओरिजिनली पेश कर दिया है ना। जरूरी है, करना ज्यादा अच्छा। मैं अमेंडेड कॉपी पेश कर दूंगा। नहीं, मैं दे दिया। सर देख रहा हूं। एक मिनट सर, इसमें तो बाद आपका में इसमें क्या कहना है कि इनको क्या सोने के आधार पर नहीं, दो चीजें सर। पहली चीज तो जो मकान डिफेंडेंट नंबर 1 ने खरीदा, उसका आप डिक्लेरेशन कराना चाह रहे हैं कि नहीं साहब डिफेंडेंट नंबर 1 ने नहीं खरीदा, ये मकान हमारे पिताजी ने खरीदा। उसके बाद उस सेल डीड को शून्य घोषित कराना चाह रहा है, जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने मुझे दे दी। सर मैं श्रीमान से निवेदन करूं, और उसके आधार पर आप इंजंक्शन चाह रहे हैं कि ये एंटर ना करें। सर क्या इस डिक्लेरेशन के बगैर इंजंक्शन मिल जाएगा? ये डिक्लेयर किए बगैर कि ये प्रॉपर्टी डिफेंडेंट नंबर 1 ने नहीं खरीदी, इसके हस्बैंड ने खरीदी है, जब तक इसका डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक तो इंजंक्शन इनको मिलेगा नहीं। तो इसमें जब इंजंक्शन की जो रिलीफ है वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, तो 74C के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। दूसरी चीज, आपने इसके अंदर 500 ग्राम सोना 500 ग्राम सोना लिखा हुआ है, हम प्राप्त करने के अधिकारी है। मैं बाकी प्रॉपर्टी तो छोड़ देता, जो क्लियर लिखा हुआ है उसका आपने कोई वैल्यूएशन ही नहीं किया, कोर्ट फीस भी नहीं दी। और कोर्ट ने क्या कह दिया, ये तो इन्होंने था ऑल्टरनेट रिलीफ प्रे किया, इसलिए इसकी कोई वैल्यूएशन कोर्ट फीस की जरूरत नहीं है। तब मैंने पूरा कोर्ट फीस एक्ट पढ़ लिया, मुझे तो ऐसा कोई प्रावधान मिला कि नहीं कि ऑल्टरनेट रिलीफ यदि कोई क्लेम करेंगे तो उसके लिए हम वैल्यूएशन भी नहीं करेंगे, कोर्ट फीस भी नहीं देंगे। तो मेरा श्रीमान इसमें सिंपल प्रेयर है कि इन्होंने जो एक डिक्लेरेशन मांगा सेल डीड्स के बारे में, और उसी के आधार पर आपने, क्योंकि जब तक आप वो सेल डीड का डिक्लेरेशन नहीं होगा, इनको कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं हो सकता। तो इंजंक्शन की जो रिलीफ इन्होंने क्लेम किया वो कंसीक्वेंशियल रिलीफ है, इनको एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी पड़ेगी उस पर। और दूसरी कोर्ट ने जो मेरी प्रेयर रिजेक्ट की है इस आधार पर कि साहब ऑल्टरनेट प्रेयर पर नहीं लगेगी, वो कोर्ट ने गलत। ये दो चीजें। हाँ सर बताइए। My lord, the order of the court may be seen there. What he wants to make an impression, in fact, it's not the order. पैरा नंबर 9, पेज नंबर 9 से देखें और 10 और पेज नंबर 10 पर वो चीजें आई है सर। वेरी
ये सुस्थापित विधि है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत केवल वाद पत्र के अविवचनों को देखा जाना है, प्रतिवादी अविवचनों के ताक पर विचार नहीं किया जाना है। वादी द्वारा कंडिका 17 में संपत्ति क्रमांक इतने इतने वादग्रस्त संपत्ति होने के अविवचन किए हैं, इतना स्क्वायर फीट हिस्सा बताया है। विक्रय पत्र दिनांक 9/12/21 को शून्य घोषित किए जाने एवं वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोके जाने की स्थायी निषेधाज्ञा चाहिए। साथ ही घोषणा की वैकल्पिक सहायता भी चाहिए कि पिता के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम से फ्लैट क्रमांक इतने इतने बालाजी बजायत की संपत्ति उसके पैसों से खरीदा था। 1 किलो सोना जो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पास है, वादी के पिता के अकाउंट की रकम 1/3 वादी होकर प्राप्त करने का अधिकारी रखता है। उपरोक्त अविवचनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति मात्र भवन क्रमांक 710/57 है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा जिस अचल संपत्ति के संबंध में अविवचन किए हैं वह वैकल्पिक बावत किए गए हैं। वादी द्वारा चाही गई घोषणात्मक सहायता हेतु वादमूल 38 लाख रुपए किया जाकर उस पर निश्चित न्याय शुल्क 1000 रुपए अदा किया गया है। न्याय शुल्क फीस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार चाही गई घोषणात्मक सहायता हेतु मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र है तथा इस हेतु विवादित संपत्ति के मूल्यांकन पर बाद मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं है। यह सही है कि वादी द्वारा वैकल्पिक सहायता में वादग्रस्त संपत्ति के अलावा अन्य अचल संपत्ति में अधिकार की घोषणा चाहिए, किंतु उक्त सहायता मुख्य सहायता नहीं होकर वैकल्पिक सहायता है जो वादी को उक्त सहायता का पृथक मूल्यांकन कर पृथक न्याय शुल्क अदा किए जाने पर प्रदान की जा सकती है। वैकल्पिक सहायता बाबत वाद मूल्यांकन नहीं किए जाने एवं न्याय शुल्क अदा नहीं किए जाने से वादी द्वारा चाही गई उक्त वैकल्पिक सहायता अंतिम निर्णय के स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है। सर ट्रायल ही क्यों होगा इसका? कोर्ट ये थोड़ी कह सकती है कि साहब जजमेंट के टाइम पर आप डिसाइड करेंगे कि कोर्ट फीस देनी है नहीं देनी। The issue is to be framed. नहीं प्लीज अदा किए जा वैकल्पिक सहायता वाद मूल्यांकन नहीं किए जाने पर नहीं वादी द्वारा चाही गई वैकल्पिक सहायता अंतिम निर्णय के स्तर पर अस्वीकार किया जा, किंतु इससे वादी द्वारा चाही गई मुख्य सहायता जिसके संबंध में वादी द्वारा उचित मूल्यांकन उचित न्याय शुल्क किए जाना दर्शित होता है। वादी ने वादग्रस्त भवन पर अपना आधिपत्य बताया, ऐसे में आधिपत्य की सहायता मांग किए जाना आवश्यक नहीं है। घोषणा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत घोषणात्मक सहायता के बाद में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां मूल्यानुसार न्याय शुल्क देय अभिनिर्धारित किया गया है। हस्तगत वाद प्रकरण में जिस सहायता के संबंध में प्रतिवादी ने मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क बाबत आपत्ति की है वह पारिणामिक सहायता नहीं होकर वैकल्पिक सहायता है। और सर मेरी एप्लीकेशन देख ले, मेरी एप्लीकेशन में प्रियर है ये पैरा नंबर 3 में मैंने लिखा है वादी द्वारा शीर्षक पैरा 2 में वादी द्वारा विवादित मकान की घोषणा फ्लैट इतने इतने की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा शीर्षक प्रकरण में इतने इतने की घोषणा हेतु कोई वादमूल कायम नहीं किया। बालाबाई की दुकान घोषणा हेतु वादमूल कायम नहीं किया। 1 किलो सोने का 1/3 भाग स्वामी होने की घोषणा हेतु वादमूल प्रस्तुत किया, वादमूल कायम नहीं किया नहीं न्याय, जबकि फ्लैट क्रमांक इतने इतने दुकानें 1 किलो सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए से कम नहीं है। इस पर वादी को उपरोक्त वादमूल्य कायम करना चाहिए। वादी द्वारा उपरोक्त मार्कशीट और वर्तमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रहता। वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त संपत्ति का कब्जा हेतु सहायता नहीं चाहिए। वादी का मात्र उपरोक्त भवन के इतने इतने पे है और वादी द्वारा वाद पत्र में प्रकरण में 1/3 भाग की घोषणा चाहिए। वादी द्वारा उक्त भाग के कब्जे की मांग नहीं। तो इसमें मैंने जो वैल्यूएशन और कोर्ट फीस और जो इन्होंने अल्टरनेट रिलीफ पे की है उसके बारे में पूरी आपत्ति की है मैंने। तो इनकी जो रिलीफ है वो कंसीक्वेंशियल रिलीफ है। कोर्ट के ऑर्डर में तो लिखा है कि कंसीक्वेंशियल लॉ ये है कि कंसीक्वेंशियल रिलीफ होगी तो कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन इस दावे के अंदर एवरमेंट से कंसीक्वेंशियल रिलीफ स्पेसिफिक है तो कोर्ट फीस नहीं है। और दूसरा जो अल्टरनेट प्रेयर पर कोर्ट का ये कहना है कि आखिरी में इसका एडजुडिकेशन होगा, वो ऐसा कोर्ट फीस एक्ट के अंदर नहीं है।
इसलिए ऑर्डर कर वैल्यूएशन उन्होंने कोई आपकी सेल डीड के आधार पर किया? नहीं, वैल्यूएशन तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सर, इसमें 40 लाख रुपए। आपकी रजिस्ट्री कितने की है? मैं अड़तीस लाख हैं? ठीक 38 इनकी तो मिले होंगे आपका ये कहना है जो 40 लाख वैल्यूएशन है उस पर एड वैल्यूएशन 1.5 लाख रुपए होने बिकॉज द रिलीफ सॉर्ट इज क्योंकि जब तक वो डिफेंडेंट नंबर 1 के फेवर में जब जो सेल डीड है वो डिक्लेयर नहीं होगी कि नहीं साहब ये प्रॉपर्टी हमारे पिताजी ने खरीदी थी, जब तक, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी परचेज की है, जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी उसकी है और उसने प्रॉपर्टी मुझे बेची है। उसके डिक्लेरेशन के बगैर इनको उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं हो सकते। अभी वो आप इंजंक्शन कर रहे हो ना जो जी। कैसे कॉन्सिक्वेंशियल जी। कैसे है, तो आपको ये कहना था कि साहब जब तक वो रजिस्ट्री यस, नल एंड वॉइड नहीं होगी तब तक ये मुझको नहीं रोक पाएंगे Yes. घर में घुसने से। क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी परचेज की है। ऐसा अच्छा है। let it be clarified. He may clarify that whether he has purchased the complete property or a portion thereof. I'm seated on bar. Complete? Nice. Part of the bar. तो मैं That's I'm seated. so, my lord. What has been done by the holder of the property? What happened? The father partitioned the property, and when father carried the partition by virtue of a document, he stated that although this is in the name of mother, but out of this, these persons are having this much of share. So although the property is shown to be in the name of the wife, but it has been at the time of father itself, while settling the family, has been held that all are having share. So my lord, what happened at that time? I got 1/3. 1/3 was received by my father. 1/3 was received by my mother of this property under the settlement. When my father expired, of his 1/3 share, what my father got in the settlement, since we three survived, mother and 2 sons, all have got 1/3 share. So what I say, 1/3 my original, what has been granted during the lifetime of my father, and 1/3 after his death under inheritance. So when the mother started selling the property, since she was aware that this settlement has been done, so she confined herself to that right, that this much is I am selling presently. She said that this much I am selling, but started claiming the right over complete property. Despite being, तो सेल तो उसने उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए अपने 1/3 शेयर तक की करी, पर क्लेम उसने संपत्ति, सारी संपत्ति पे किया कि मेरे नाम से सेल डीड थी, इसीलिए मैंने ये दावा लगाया कि नहीं, वो पिताजी ने जो सेटलमेंट किया था उसके तहत 1/3 ये और पिताजी के 1/3 का 1/3 मेरा. Now this, therefore I filed this suit. Number 1, that has not been partitioned. Number 2, this sale deed is required to be declared advice for which has been executed in his favor. That was my statement before the court. I valued it. I am not the signatory to this deed. Therefore, I am not required to pay ad valorem court fees. This law is settled. Now, alternative plea, which I said that when they have settled this and I got this share, since they are claiming that this much is this property is not having my right. Therefore, alternatively, I say that if this is not held, then this complete set of property which otherwise you got, in which I am not poking my nose, then that complete property which was in the name of family, I will get an inheritance, and Balabai ki dukan, that was the alternative plea. And my lord, court has adjudicated what? Court has adjudicated that looking to the plea which has been raised, incident which has occurred, and the property, not only this, but other properties. I claimed this because I said that brother is having that. He settled with this. Other liquidated things has been given. Therefore, I am saying no. Otherwise, I am having a right, declaratory right over this also. Now, that declaration was necessary because that strengthened my case, that because there was equitable distribution. You got that. In consequence, I got this.
Therefore, that was the declaration. That was a supportive declaration alternative. Because if this does not go, then this. Then my lord, court held what? That looking to this complete pleading of the party, there is a requirement in relation to adjudication of this aspect. This will be adjudicated, and upon adjudication, if it is found that court fees is required to be paid, he will be asked for payment of court fees. Otherwise, the suit will be dismissed. This is the. And my lord, the issue is framed that क्या वादी द्वारा उपरोक्त वैल्यूएशन सही किया, न्याय शुल्क उचित पेमेंट किया है. My lord will find almost many of the cases which are adjudicated by the court, and thereafter court decides it. In such circumstances, whether this 711 should be entertained, because suit cannot be thrown outrightly. It was not a case that when I executed the. This is not the case. Court says that the party who are in conflict are raising certain pleas which will be adjudicated, and whether upon alternative plea, the amount of court fees is required to be paid or not, this will be an issue which will be adjudicated. So, despite there being non-adjudication, he has come to this court. And this is required to be adjudicated by virtue of framing of issue, certainly not by way of say 711. Now, 711 results in two things as held by my lord, that it can result in MP, it can result in civil division. The present case resulted in this MP, but still it is to be held that when the court has exercised discretion and thought that no, it is to be decided by issue, it will be adjudicated. Court said that it will be adjudicated. And upon adjudication, it will be decided if they are required, whether they are required to pay court fees, and if not paid, then that remedy will go. So that order is that does not fall within the ambit of 227, that illegality or proprietary error is there, which is for 227. मानव इतनी लंबी बहस में मेरी एक क्वेरी का जवाब नहीं आएगा कि क्या कोर्ट फीस एक्ट के अंदर कहीं ऐसा प्रोविजन है कि कोर्ट एडजुडिकेशन करेगी उसके बाद कोर्ट फीस वैल्यूएशन होगा या कोर्ट फीस लगेगी? ना तो सूट वैल्यूएशन एक्ट के अंदर है, ना कोर्ट फीस एक्ट के अंदर है. उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसलिए कानून नहीं बने. नहीं, अरे कानून कोर्ट फीस एक्ट और स्टाम्प एक्ट इसलिए नहीं बने कि इसका एडजुडिकेशन सिविल कोर्ट का करेगा. Those are not procedural laws. बिना टिकट तो आप यात्रा कर ही नहीं सकते. Those are not procedural laws. वैल्यूएशन अब मैं भी कहूं कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया क्या कि whether those are procedural laws, those are not procedural laws, इसीलिए उसमें प्रावधान नहीं होगा. अब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं है ये तो साहब कि सिविल सूट में जवाब दावा कब आएगा. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए नहीं बना है ना, इसीलिए उसमें प्रावधान नहीं है. जो आएगा दोनों में प्रोसीजरल लॉ नहीं है. जो आएगा वो लिखा है.